कर रहा हूँ, 1 सेकंड डॉक्टर, चलिए। आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आज की ये परिचर्चा को हम विशेष रूप से ये कहें कि ये संवाद पर आश्रित संवाद करने का तरीका जो है या हमारी परंपरा में जो संवाद को महत्व दिया गया है, उसको केंद्र में रख कर के हम आज ये सब कुछ ये आयोजन किया गया है। और आज का जो विषय है, पश्चिमी मानवाधिकारों की संस्कृत शास्त्रीय मीमांसा, यानी कि एक संस्कृत शास्त्रीय क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स, यानी कि हम जो ह्यूमन राइट्स 30 आर्टिकल्स यूएनओ के हम पढ़ते पढ़ाते हैं अपने क्लासेस में, उसके ऊपर कोर्सेज चलाते हैं, उन मानवाधिकारों को लेकर के संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रश्न, कुछ आक्षेप, कुछ चिंताएं आप लोगों के साथ हम साझा करने जा रहे हैं। और लगभग अगले 15 मिनट में मैं आप लोगों के साथ इस सारे विषय को 2 भागों में साझा करूँगा। पहला तो ये कि संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से जो इसके संबंध में प्रश्न हैं, टिप्पणियाँ हैं, जिज्ञासाएँ हैं या आक्षेप हैं, उनको आपके साथ साझा करूँगा। और फिर उसके बाद संस्कृत शास्त्र के आधार पर क्या एक वैकल्पिक मानवाधिकार का प्रारूप हम प्रस्तुत कर सकते हैं और क्या वो प्रभावी भी हो सकता है, अनुप्रयुक्त हो सकता है कि नहीं, एप्लाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस विषय को हम देखेंगे। और उसके बाद जो है वो हम संवाद करेंगे। चर्चा शब्द को मैं इसलिए यहाँ पे प्रयोग नहीं कर रहा क्योंकि चर्चा जो है वो हमने संसद के लिए छोड़ रखी है और वो चर्चा आप लोगों को उसका स्वरूप पता ही है। लेकिन भारतीय संस्कृति संवाद पर आश्रित संस्कृति है। वो चाहे आप वेद देखें, उपनिषद देखें, पुराण देखें, पुराणों के बाद का साहित्य देखें, लेकिन वो संवाद की परंपरा धीरे-धीरे टूटती चली गई है। तो इसलिए थोड़ा-सा इस विषय को हम गंभीरता से समझने का प्रयास करें कि संवाद कैसे विकसित हो, तो उसी को ध्यान में रख के मैं आपके साथ अगले 15 मिनट बातचीत करूँगा और उसके बाद ये आप सभी के लिए संवाद के लिए मंच जो है वो खुला रहेगा। तो आप देखें कि हमारी परंपरा में जो संवाद जिसके ऊपर मैं इतना अधिक बल दे रहा हूँ, उसके 2 पंख हैं। संवाद नामक जो पक्षी है उसके 2 पंख हैं। एक है पूर्व पक्ष, जो मैं संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से आज प्रस्तुत करूँगा और पूर्व पक्ष का मतलब होता है जो संदेह, जिज्ञासा आपके साथ साझा करता है, जानना चाहता है, आक्षेप लगाता है, प्रश्न करता है, वो सारे विषय इसमें मैं आपके साथ साझा करूँगा। उसके बाद उसका उत्तर पक्ष जो वर्तमान कालिक उत्तर पक्ष है, जो कि 30 आर्टिकल्स और बहुत हद तक हम फंडामेंटल राइट्स को भी आप उसमें शामिल करना चाहें तो आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। तो संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से मैं क्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसको हम शुरू करते हैं। आप ये देखिए कि ये जो भारत का नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें जो लोगो है, लोगो में अगर आप देखें तो संस्कृत का एक वाक्य लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का है, भारत का। अब इस सारे विषय को आपको 2 पक्षों से देखना है, अगर हमने संवाद करना है वस्तुतः। एक और जो आप जिन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो कि विशुद्ध रूप से पश्चिम की ओर से हैं, लेकिन हम सामान्य रूप से उनको कहते हैं कि ये यूनिवर्सल हैं। ये यूनिवर्सल राइट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जिनको हर देश को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो यूनिवर्सल किस अर्थ में हैं और कितने हैं, इन सब विषयों को हम देखेंगे। तो वो जो राइट्स आए, जो कॉन्सेप्ट वो बना उसका जो एक तरह का प्रिएम्बल लिखा गया और उसके बाद 30 आर्टिकल्स लिखे गए, वो हमारी दृष्टि से, संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से वो उद्योग, व्यापार पर आश्रित जो भाषा, दर्शन और संस्कृति है, वहाँ से वो लिखे गए हैं। और कैसे लिखे गए हैं, इसका मैं स्पष्टीकरण बहुत जल्दी आपके साथ साझा करूँगा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के आधार पर वहाँ की जो लैंग्वेज विकसित हुई, वहाँ जो फिलॉसफी डेवलप हुई और जो कल्चर डेवलप हुई, उसके आधार पर वो 30 जो ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स हैं, वो लिखे गए हैं। ऐसी मेरी स्थापना है।
दूसरी ओर जिस आधार पे ये मैं स्थापनाएँ कर रहा हूँ और जो चुनौती भी दूँगा, जो आक्षेप करूँगा, जो प्रश्न करूँगा, मेरे पास जो अपनी भाषा है, वो कृषि आधारित भाषा है। एग्रेरियन लैंग्वेज है, एग्रेरियन कल्चर है, एग्रेरियन फिलॉसफी है। तो इन 2 के बीच में आज हम संवाद एक देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या संवाद है। तो मेरे पास जो अस्त्र-शस्त्र हैं, जो वेस्ट की जो फंडामेंटल राइट्स हैं ह्यूमन राइट्स हैं, उसमें मैं 2 अस्त्र-शस्त्रों से अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। पहला तो जो वैदिक मंत्र है ऋग्वेद का, वो मंत्र का भाग है पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वता, यानी कि एवरी मैन मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स टू सर्वाइव। और दूसरा जो मंत्र है वो भी ऋग्वेद का है, 17वें मंडल का जो पहला सूक्त है उसका 7वां मंत्र है, यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमतिम कृधि। The people I know and the people who are not known to me, they must be protected by my positive and constructive approach. तो ये तो है कृषि आधारित संस्कृति, उसकी भाषा, उसका जो दर्शन है। इसके आधार पे खड़ा होकर के मैं 30 आर्टिकल्स का मूल्यांकन करना चाहूँगा और देखेंगे कि हम अपनी दिशा में कितने अग्रसर होते हैं। तो मुझे लगता है पूर्व पक्ष की स्थापना के रूप में मुझे कुछ प्रश्न जो उत्तर पक्ष है उसके सामने रखने चाहिए ताकि उत्तर पक्ष के लोग इन प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ साझा करें। सबसे पहला जो उसमें प्रश्न है, मैंने उसका अंग्रेजी अनुवाद भी दे दिया है लेकिन मैं उस अंग्रेजी अनुवाद में नहीं जा रहा, आप पढ़ सकते हैं कि क्या भारतीय शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों के पास अपने परिवेश और यथार्थ के अनुकूल मानवाधिकार संबंधी कोई शब्द या अवधारणा है? ये पहला प्रश्न है हमारे सारे बुद्धिजीवियों को जो ह्यूमन राइट्स को पढ़ते पढ़ाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या क्या भारत के इतिहास में मानवाधिकार संबंधी कोई तथ्य, घटना, स्थिति ऐसी रही जिसे हम विश्व समुदाय के सामने निर्भीक रूप से प्रस्तुत करने में गर्व अनुभव कर सकें? या हमेशा हमें सारे के सारे उदाहरण, सारे के सारा जो ज्ञान है वो पश्चिम से ही लेना होगा? तीसरा प्रश्न है, भारतीय शिक्षा प्रणाली किसी भी स्तर पर मानवाधिकार की संस्कृति को स्थापित करने में सहायक है? इसका तात्पर्य है, प्रश्न को आप यूँ समझ लीजिए कि क्या ये संभव है कि जिस कॉम्पिटिटिव एजुकेशन को आप बढ़ा रहे हैं, उम, क्या वो किसी तरह से मानवाधिकार की संस्कृति को प्रमोट करेगी या मानवाधिकार की संस्कृति जो है वो उसको डेवलप करेगी? चौथा प्रश्न है वर्तमान शिक्षा से किस तरह के मानवीय व्यक्तित्व की आप अपेक्षा करते हैं? क्योंकि ह्यूमन राइट्स कोई ऐसे तो है नहीं कि जो प्रकृति से आपको मिल जाने हैं। ह्यूमन राइट्स दूसरे व्यक्ति ने आपके अधिकारों का सम्मान करना है, उसकी रक्षा करनी है, ताकि आप अपने अधिकारों को गर्वपूर्वक, सम्मानपूर्वक उनका प्रयोग कर सकें। तो इसलिए हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं और उसे किस तरह के लोग उत्पन्न होकर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और पाँचवाँ प्रश्न जो है वो भारतीयों की बुद्धिवादिता का विश्व स्तर पर मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या मान्य योगदान है? कि क्या हमने कभी अपनी जस्टिफिकेशन दी कि हमें क्यों इन मानवाधिकारों की ज़रूरत है और कैसे हम मानवाधिकारों की संस्कृति को विकसित कर सकते हैं अपने भारतीय संदर्भ में? और ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज जो प्रश्न है वो ये नहीं है कि हम उन 30 आर्टिकल्स को जस्टिफाई करें कि देखो हमारे भी शास्त्रों में ये 30 आर्टिकल्स मिलते हैं। ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। हमारा कहना ये है कि क्या हम अपनी शब्दावली में, अपनी अवधारणाओं पर, अपनी परिभाषाओं में अपना कोई विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमें उनके ही दिए हुए पैराडाइम्स को अपने शब्दावली में लाना होगा। अब इस दृष्टि से आप और थोड़ा-सा देख लीजिए कि शास्त्र की दृष्टि से जब मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो संस्कृत शास्त्र इस सारी समस्या उसके सामने 2 समस्याओं को वो परिभाषित करता है। सबसे पहली जो समस्या है वो है शुभता या गुडनेस की कमी। और दूसरी समस्या है शुभता को व्यवस्थित करने के लिए किसी सटीक स्ट्रेटजी का, नीति का अभाव। और फिर इन 2 के बीच में 2 समस्याएँ और आ जाती हैं जिसको कहते हैं भोग और प्रभुता। ये संस्कृत के उसमें शास्त्र में आपको ये शब्द मिलेंगे। भोग का यहाँ पे अर्थ है कि अपने लिए अधिक से अधिक भोगों को, उपभोग की वस्तुओं को एकत्रित करना।
और प्रभुता का मतलब है कि अपने लिए उपभोग की एकत्रित की हुई सामग्री के द्वारा दूसरों पर श्रेष्ठता को स्थापित करना और साथ में उनको ईर्ष्या का भाव देना कि देखो तुम तुम्हारे पास ये सब नहीं है, जिसके आधार पर हमने डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड और कंट्रीज को बना रखा है या डेवलपिंग कंट्रीज को कैटेगराइज को किया हुआ है। तो कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास अधिकतम जो है वो सारी की सारी संसाधन है और दूसरों को वो ये एक तरह का ईर्ष्या का भाव देते हैं कि देखो हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तुम अंडर डेवलप्ड हो, तुम्हें बहुत प्रयास करने होंगे। अब इस सारे संदर्भ में, जिस संदर्भ में ये मानवाधिकारों की बात हुई और हमारे सामने ये प्रस्तुत किए गए और सभी सरकारों ने उनको स्वीकार कर लिया, उसकी पृष्ठभूमि आप देख लें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जिन रेवोल्यूशंस को, क्रांतियों को हम बड़े गर्व से पढ़ाते हैं, वो क्या है कि सभी क्रांतियां राज परिवारों से व्यापारी वर्ग को शक्ति का हस्तांतरण मात्र था। क्योंकि ये क्रांतियां न न्याय के लिए थी, न ही समानता के लिए। मैं ज़रूर इस बात के लिए आपको चुनौती देना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से ये बताएँ किस रेवोल्यूशन से सारे लोगों को सारे अधिकार दिए गए, समानता उनको प्रदान कर दी गई। इसलिए मानवाधिकार की बात जितने भी तर्क से प्रचार किया जाए, उसकी मूल धारा में विकृति रहेगी और साथ ही साथ पूंजीवाद या समाजवाद दोनों चाहे जितना भी मानवाधिकार का प्रचार करें, परंतु दोनों का पदार्थवाद ही मनुष्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तो मानवाधिकार की सफलता पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। ये हमारी ओर से आक्षेप है। दूसरा, भारतीय एवं संस्कृतज्ञ होने के नाते मानवाधिकार की समस्याओं का आधुनिकता के नेतृत्व और उनके विषय विशेषज्ञों से स्वतंत्र होकर अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा और बुद्धि के बल पर समाधान खोजने का प्रयत्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न रहेगा। और मानवाधिकार के संबंध में क्या नीति अभीष्ट है और कैसे मानवाधिकार के संदर्भ में न्याय पर आधारित समानता और स्वस्थ समाज विकसित हो, यही आज की संवाद का केंद्र बिंदु है। चलिए मैं अब आपको वो दिखाता हूँ जो जिनकी वजह से आपके सामने ये आर्टिकल्स 30 आर्टिकल्स आए। ये जनरल ड्वाइट हैं और इन्होंने क्या किया, जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ये आधार भूमि बनती है इन सारे मानवाधिकारों की, जो 30 आर्टिकल्स जिसका झंडा लेकर के हम सारे के सारे खड़े होते हैं। आप ये देखिए कि क्या ये मानवाधिकार एक स्वस्थ समाज की देन है या एक बीमार और विकृत समाज की देन है, और उस अगर वहां से ये उठकर आ रहे हैं मानवाधिकार, तो कैसे संभव है कि उन बीमार मानवाधिकारों के आधार पर एक स्वस्थ समाज की आप परिकल्पना कर लें। एग्जैक्टली मैं अब जल्दी से इससे रश थ्रू करूंगा, जल्दी से इस स्लाइड्स को आगे करूंगा ताकि उसमें समय मुझे ना लगाना पड़े, अधिकतम चर्चा के लिए हम समय दे सकें। ये सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फोटोग्राफ्स हैं और इनको लिया गया, प्रिजर्व किया गया। आप ये देखें, एंड द रीजन फॉर दिस he explained it this way, to collect as much as proofs, films, testimonies, because the day will come when some son of a bitch will say that this never happened. आप ये देखिए, मानवाधिकार कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उससे पहले कभी क्यों नहीं बात हुई। आप ये देखिए कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शर्म है जिसको मिटाने के लिए इन 30 आर्टिकल्स को बनाया गया। और कमाल की बात है कि जिसे हम बड़े डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने अपने सिलेबसेस में से जो हॉलोकास्ट शब्द है उसको ही निकाल दिया। और किस दबाव की वजह से, इस्लामिक दबाव की वजह से हॉलोकास्ट शब्द नहीं उन्होंने प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि उन मुस्लिम्स के हिसाब से अभी तक हॉलोकास्ट हुआ ही नहीं। और आप देख लीजिए कि 70, 75, 80 साल हो गए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को गए हुए, और अभी तक उसके जो, और उसमें क्या हुआ, उसमें 6 मिलियन ज्यूस, ये आपके 30 आर्टिकल्स की कॉस्ट है। 20 मिलियन रशियंस, 10 मिलियन क्रिश्चियंस मर्डर्ड, स्लॉटर्ड, रेप, बर्न्ड, ह्यूमिलेटेड। और उस दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था, जर्मनी, रशिया, अमेरिका आदि अपने ही कार्यों में व्यस्त थे, अपनी ही सोच में व्यस्त थे। So never forget ever, the purpose of this PPT is to understand why human rights. ये आवश्यकता थी वेस्ट की, मेरी ये आवश्यकता नहीं थी, कम से कम यहाँ पे रहते हुए तो मेरी ये आवश्यकता नहीं थी।
क्यों? क्योंकि मैं कृषि प्रधान व्यक्ति था, मेरे पास हिंसा करने का कोई ज़्यादा कारण था नहीं। सो व्हाई ह्यूमन राइट्स? इज़ इट बिकॉज़ ऑफ द एग्रेरियन कल्चर? क्या आपको ह्यूमन राइट्स इसलिए विकसित करने पड़े क्योंकि यहाँ कृषि आधारित संस्कृति थी या इंडस्ट्रियल कंपल्शन थी? इसलिए आपको ह्यूमन राइट्स डेवलप करने पड़े और ये भी मैं सिद्ध करूँगा कि इंडस्ट्री के पर्पस को सर्व करने के लिए ये 30 आर्टिकल्स लिखे गए हैं। These are the foundations of human rights taught in the West. Philosophy of human rights emerged from this human behavior and now they teach human rights to third world including India. And in the world of competitive business and trade, who can guarantee the human rights? ये सारे आक्षेप हैं, चुनौतियां हैं, पूर्व पक्ष है संस्कृत शास्त्रों की ओर से। आप संस्कृत शास्त्रों पे जो आरोप लगाना चाहते हो आधुनिक होने के नाते कि ये जातिवादी, मनोवादी, ब्राह्मणवादी, वो ठीक है, उनसे हम परिचित हैं, लेकिन कभी संस्कृत शास्त्रों की ओर से लगने वाले अपने पर आक्षेपों को भी हम देखने समझने का प्रयास करें। तो अब ये एक पक्ष था जिसका मैंने आपसे परिचय कराया। अब मैं दूसरा पक्ष जो आपसे परिचित कराने जा रहा हूँ कि भई भारतीय संदर्भ में संस्कृत शास्त्र के आधार पे मानवाधिकार का स्वरूप क्या होगा? एक अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगी? क्या उसकी शब्दावली होगी? और उसके आधार पर क्या हम कोई व्यूह रचना बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और क्या वो पोटेंट भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो सबसे पहले तो आपको अपनी भाषा की कृषि आधारित जो भाषा है, संस्कृति है, उसकी शब्दावली आपको पता हो, जिसमें मुख्य रूप से धर्म, अर्थ, पुरुषार्थ, काम, मोक्ष, पुत्रेषणा, वित्तेषणा आदि-आदि, कल्याण, ये इस तरह के सारे शब्द आपको परिचित होने चाहिए। और फिर इसके आधार पर जब आप प्रशिक्षण देने लगेंगे, जो आपने एक फॉर्मेट तैयार किया है, एक मॉडल तैयार किया है, उसमें सबसे पहले आपको सभी मनुष्यों को सेंसिटाइज़ करना होगा। सेंसिटाइज़ करने के बाद उनका संस्कार, संस्कार का मतलब है उनमें से दोषों को निकालना और गुणों को स्थापित करना और फिर उनको अधिकृत करना है। अधिकार का मतलब राइट नहीं होता, अधिकार का मतलब होता है ऑथराइज़ करना। जैसे मुझे पढ़ाने का अधिकार दिया गया, तो मैं आई वाज़ ऑथराइज्ड टू टीच, लेकिन वो अधिकार ऐसा नहीं है कि भई मैं उसका कोई जिस अर्थ में आप लोग प्रयोग करते रहे हैं सोशल साइंसेज़। आपका मतलब है सोशल साइंसेज़। और ये ऐसे लोग थे जहाँ से जिस मॉडल को मैं अभी आपके साथ साझा करूँगा, वो कहाँ से लिया, लोगों से मैंने उधार में लेकर आया हूँ। वो ऐसे लोग थे जिनकी नदियाँ सिर्फ़ बरसात में मैली होती थी, उन्होंने मनुष्यों को नहीं मारा। उन्होंने क्रेन से उठा कर के लाशों के ढेरों को साइड पे नहीं कर दिया। और आप ये देखें, नदियाँ सिर्फ़ बरसात में मैली होती थी, उनका आसमान सिर्फ़ आँधी चलने पे मैला होता था। उनकी धूप केवल बादल घिरने पर मैली होती थी। उनके विचार आवेग की प्रखरता में मैले होते थे और उनका शरीर काम करते समय मैला होता था। ऐसे वो लोग थे जिनके आधार पर मैं आपके साथ उनका मॉडल आपके साथ साझा करूँगा। मैं सारा नहीं पढ़ रहा, ये मैं शेयर कर दूँगा। और वे लोग, वो ऋषि लोग, वो तपस्वी, वो मुनि, वो संत जो भी आप कहना चाहें उनको, पिछड़े हुए कहना चाहें, वो भी आपका स्वागत है। वे दुनिया की चिंता ना करते हुए अपनी दुनिया से अधिक हमारी दुनिया के बारे में सोच रहे थे। क्या? कि पर्यावरण के ध्वंस पे, कि ये कैसा आधुनिक मनुष्य है जिसने पर्यावरण का ध्वंस कर दिया, प्राकृतिक साधनों का अपव्यय कर दिया है, यानी कि आधी धरती तो नष्ट कर दी है और अब उस धरती से बचने के लिए वो चंद्रमा पे प्लॉट काट रहा है कि वहीं जाके रहेंगे। उपभोक्ता संस्कृति की विकृतियों पर, विज्ञान के पागलपन पर, मानव मूल्यों के ह्रास पर, संवेदन शून्यता की विडंबना पर जो हमास ने किया आप सभी जानते हैं और फिर उसके बदले में इज़राइल ने जो किया उससे भी आप परिचित हैं और भाषा के दुष्प्रयोग पे। तो कुल मिलाकर के मैं जिस मॉडल की, जिस प्रारूप की आपके साथ चर्चा करूँगा, वो इन ऐसे लोगों की संस्कृति और भाषा पर आधारित है। वो कम से कम बिल्कुल भी इंडस्ट्री आधारित नहीं है, वो हिंसा पर आधारित नहीं है, उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर ब्लड नहीं लगा हुआ, खून के छींटे नहीं हैं। ये एक बड़ा सरल-सा ये मॉडल है। हो सकता है क्योंकि संस्कृत बीच में लिखी हुई है इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आए। लेकिन आप इसमें से केवल हिंदी को पढ़ लीजिए और उतने से ही आपको ये पर्याप्त आपको ज्ञान हो जाएगा कि वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और उसका क्या प्रारूप है। और मैं ये साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि जो 30 आर्टिकल्स और प्रिएम्बल उसका जो कुछ आपने लिखा है, वो उनमें से कोई भी ऐसा आर्टिकल आप मुझे बताएँ, जो इस एक पैराग्राफ से
ये एक स्लाइड से बाहर हो। कोई 30 आर्टिकल्स में से कोई आर्टिकल इन इस एक पैराग्राफ में से बाहर हो, जो इसमें सम्मिलित ना किया जा सकता। लेकिन अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में, अपने संदर्भों में ये मानवाधिकार का प्रारूप है। सबसे पहले जो आप देखें, आपकी संस्कृति हमेशा ये स्वीकार करती है कि सभी मनुष्य चेतन या ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं और इसलिए उनकी एग्जिस्टेंस है, उनकी सत्ता है। और सभी मनुष्यों में 3 ऐषणाएँ होती हैं। क्या चाहता है? प्रोजनी चाहता है, धन चाहता है और यश चाहता है, सम्मान चाहता है। और उसके साथ वो अपने जीवन भर परिवर्तनशील जीवन की परिवर्तनशीलता के साथ-साथ वो अपनी सार्थकता और सफलता की सिद्धि के लिए जो है वो प्रयास करता है और उसके लिए जो अधिकृत करेंगे, वो राष्ट्र और समाज उसको निर्बाध रूप से स्वीकृत करेंगे। ये संस्कृत शास्त्रों की ओर से ये प्रपोज़ल है। ये मानवाधिकार का पहला रूप है। अब ये राष्ट्र क्यों ऐसा करेंगे? वो इसलिए करेंगे, राष्ट्र क्यों अनकंडीशनल जो है वो ह्यूमन राइट्स देंगे, वो इस जैसे धरती बिना भेदभाव के सभी प्राणियों को धारण करती है, ये है आर्गुमेंट। मैं बाकी संस्कृत बीच में से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो बिना भेदभाव के ऊँच-नीच के धारण सबको करती है। तो इसका मतलब है कि राष्ट्र को, राज्य को इस तरह से व्यवहार करना पड़ेगा, जैसे धरती सभी के लिए सभी के साथ समान व्यवहार करती है। अब उसके बीच में जो संस्कृति आप मानवाधिकार की संस्कृति विकसित करेंगे, वो क्या होगी कि हम सभी के लिए सुख चाहते हैं, सभी के लिए स्वास्थ्य चाहते हैं, सभी के मंत्र समान हो, समान समिति मन और चित्त हो और ना ही उसमें कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा। अज्येष्ठासो कनिष्ठासो एते संभ्रातरम वावृधु सौभागाय। और फिर इस तरह से क्या होगा, जब इस तरह की संस्कृति विकसित होने लगेगी तो उसमें किस तरह का मनुष्य आएगा? ये मनुष्य वो होगा जो बुभुक्षा और भय से उठ करके जिज्ञासा और सौंदर्य की यात्रा को अग्रसर करेगा। तो ऐसे जब मनुष्य की स्थिति होगी, इस स्तर पे जब मनुष्यता पहुँचेगी, तब मानवाधिकार की संस्कृति स्थापित होगी। तब किसी को भय नहीं होगा, तब किसी को न भूख सताएगी, ना किसी को भय सताएगा, सर्वाइवल का कोई इश्यू नहीं रहेगा। और भारत इसीलिए भारत है क्योंकि यहाँ सर्वाइवल के इश्यूज कभी भी नहीं रहे। यहाँ तो सेंस ऑफ इंक्वायरी और एस्थेटिक लिविंग के ऊपर सारा जोर दिया गया है। वेस्ट में अभी भी सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज भी जो हैं, मेरा ये आक्षेप है कि वो अभी तक सर्वाइवल के लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाए हैं। हाँ, ये है कि उन्होंने अपने सर्वाइवल को बड़ा खूबसूरत बना दिया है, पूरा उसमें जो है उन्होंने सौंदर्य जो है अपनी तरह का, उसमें ग्लैमर, सौंदर्य तो नहीं, ग्लैमर जो है उसमें एड अप कर दिया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो क्या कहते हैं संस्कृत शास्त्र कि इन सभी पुरुषार्थ को, 3 ऐषणाओं को, आपके अस्तित्व को रिकॉग्नाइज़ करना हर राष्ट्र का, हर राज्य का ये प्रथम कर्तव्य है। और उसके लिए वो क्या है, निरपवाद रूप से अभय प्राप्त करें, ताकि मनुष्यता उस स्तर को भविष्य में प्राप्त कर सके जिसकी कल्पना हमारे धर्मशास्त्रों ने इस रूप में की थी कि जहां पर जिसमें सभी जन स्वतंत्र होकर निरपराध और निर्भय जीवन यापन अखंड व्यक्तित्व सहित कर सके। यानी कि प्रत्येक मनुष्य अगर अपने व्यक्तित्व की अखंडता को प्राप्त कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व को जी रहे हैं। और यही इस मानवाधिकार की पहली सीढ़ी है, यही पृष्ठभूमि है, यही आधार भूमि है। और अगर आप ये चाहें कि ये तुलनाएँ हैं कि मैं इसमें अभी ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जो 30 आर्टिकल्स हैं, ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो आप यूएनओ के पढ़ते हैं। मैंने उनके बराबर एट पार संस्कृत शास्त्रों के उदाहरण दे दिए हैं। इनको मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सभी को नहीं यहाँ पे मैं शेयर करने जा रहा, लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं कि सर्वे स्युर अभयंकरा सर्वे स्युर अनुकूला, ऑल बीइंग्स हैव द राइट टू लिव विदाउट फियर एंड डिग्निटी, आदि आदि, ये सारे के सारे जो हैं वो मैंने उनका कंपैरिजन दे दिया है। और इसकी आधार भूमि जैसे कि मैंने आपके साथ साझा किया था कि भाई ये मानवाधिकार विकसित कब होंगे,
जब राज्य उनको सुरक्षा देगा, किस बात की सुरक्षा और अभयता प्रदान करेगा कि जहाँ ना तो कोई चोर होगा, न कोई कुत्सित व्यवहार करने वाला, न मद्यपाई होगा, न कोई गृहस्थी ऐसा जिसके घर में अग्नि ना हो, यानी कि भोजन की व्यवस्था ना हो। कोई इलिटरेट अविद्वान नहीं होगा, कोई स्वेच्छाचारी पुरुष नहीं होगा और स्वेच्छाचार करने वाली स्त्री कहाँ होगी। तो छांदोग्य उपनिषद में अश्वपति नाम का जो राजा है, वो ये डिक्लेरेशन दे रहा है और उसके राज्य में मानवाधिकारों का पालन हमें होता दिखाई देता है। और ये मानवाधिकारों का जो विकसित समाज है, उसका ये मूल्यांकन की पद्धति है, ये उसका तरीका है, लेकिन इसको अभी मैं नहीं जा रहा, बाद में हम जब संवाद करेंगे तो उसमें इन छुपेंगे। और ये अंतिम स्लाइड्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको पढ़ नहीं रहा, ये है कि ये जो अंग्रेजी में लिखे हुए मानवाधिकार थे, उसका ये संस्कृत रूपांतरण है, भाषांतर है। मैं इसको अनुवाद नहीं कहता, अनुवाद शब्द को हम बड़े गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन का अर्थ भाषांतर होता है, अनुवाद नहीं हुआ करता। तो ये सारे के सारे जो 30 आर्टिकल्स हैं, इन सब का संस्कृत जो भाषांतर है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आप लोगों के साथ संवाद के लिए ये सारा विषय रखा है कि, और 2 पक्षों से रखा है, 2 भागों में रखा है। एक ये कि जो 30 आर्टिकल्स हैं, उनके ऊपर मैंने आक्षेप किए हैं पूर्व पक्ष के रूप में, और ये कोई आक्षेप किसी द्वेषवश या किसी अन्य कारणवश नहीं मैंने रखे हैं। ये केवल जानने के लिए अकादमिक दायित्व की वजह से इन सभी विषयों को मैंने आपके साथ साझा किया है। और दूसरे पक्ष में अपना जो स्थापना है, अपने मत की जो स्थापना है, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अब आप सारे लोग इस सारे विषय को कैसे देखते हैं? कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, या कैसे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुति की है, उसका खंडन करना है, या उसमें कोई आक्षेप करने हैं, कोई जिज्ञासा है, या आपका अपना जो दृष्टिकोण है, आपका जो विचार है, उसको आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसको हम उत्तर पक्ष कहते हैं। तो भारत की ये 2 संस्कृतियाँ हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, और आरंभ काल से लेकर के और वर्तमान काल तक यही संस्कृति हमारे यहाँ पर चली आ रही है, और इसको ही मुझे लगता है हम सभी का दायित्व है कि इस संवाद को आगे बढ़ाएँ, ये चर्चा के मसले में मत जाएँ। चर्चा जो है, वो मैंने जैसे पहले भी कहा था, वो संसद या और जगहों पे विधान सभाओं के लिए हमें छोड़ देनी चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग इसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, आक्षेप कर सकते हैं, असहमति जता सकते हैं, और जो आपको उचित लगता है, उस पे आप बात रख सकते हैं। तो वैसे हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी जुड़े हुए हैं, विषय विशेषज्ञ हैं संस्कृत के, और अगर वो चाहें इस पे चर्चा करना, तो मैं चाहूँगा कि वो इस पे बात आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर अक्षय चैतन्य जी जुड़े हुए हैं। मैंने उनका सीधा तो उनसे मेरा नहीं परिचय हुआ, लेकिन उन्होंने जो उनकी वीडियोज़ कुछ मैंने देखी, निश्चित रूप से वो बड़े सुलझे हुए विचार उसमें मैंने देखे। तो आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, और साथ ही साथ हमारे साथ इंद्रजीत भट्टाचार्य जी, डॉक्टर साहब, सादर आपका स्वागत है। वो भी जुड़े हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आशा मोदगिल जी, मेजर सुदर्शन जी, डॉक्टर मोहनलाल जी, आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, विद्वान लोग हैं। आप लोग इस सारे विषय के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। जी, कोई इस सारे विषय के ऊपर अपनी बात रखना चाहे आरंभ करने के लिए, कि ये सारा विषय जो है कुछ युक्ति-युक्त है कि नहीं है, या ये बिल्कुल असंगत है? जी, रविंद्र कुमार जी, अगर आप चर्चा शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप संवाद का आरंभ करें। धन्यवाद आशुतोष जी। पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन को सुनकर एक चेतना सी जागृत हुई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ सर, कि सबसे पहले जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है जी, इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर बताई नहीं गई है किताबों में भी, कि इनके बनाने में
जो शब्द आया ना आर्टिकल 1 में सर ह्यूमन आपकी शब्द आवाज जो है, कट रही है जरा। जी जी। अब आई सर? अब मैं थोड़ा ऊंचा बोल हाँ लेता जी, हाँ हूँ। इसको पास, हाँ पास कर लीजिए। सर जो प्रारंभिक ड्राफ्ट था ना इसका, ह्यूमन राइट्स का, उसमें शब्द ह्यूमन था हाँ जी, ही हाँ जी। नहीं, मैन शब्द था। जी जी। और जी ये जो जी। परिवर्तन हुआ उसका श्रेय हम्म। भारत की एक विदुषी श्रीमती हंसा मेहता को जाता है। श्रीमती हंसा मेहता भारतीय संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक थी। जी एजुकेशनिस्ट थी, वीमेन राइट्स की बात करती थी, और वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला कुलपति भी हैं। तो उनके जी जी। सजेशन पर ही ये शब्द ह्यूमन आया था, क्योंकि ओके। भारतीय संस्कृति में यदि आप देखें तो मैन और वीमेन के बीच का अंतर नहीं है, जी जी। वहां वो बराबर हैं। क्योंकि हम भारतीय संस्कृति का तो आधार ही जीवात्मा है। और यदि जी आप जी। इन 30 आर्टिकल्स को भी आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो जीवात्मा जी को इंगित करता है। तो इसलिए मैं बहुत बड़ा श्रेय भारतीय विदुषी को ही देता हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। यदि आप जी ह्यूमन मानव को निकाल कर पुरुष रख दें, यानी कि मैन को रख दें, आदमी को रख दें, तो जी। अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो ये जो जी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, तो इसमें जो जी। ह्यूमन शब्द है उसको देने में इनका है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ सर, जी यदि आप इन मानवाधिकारों की घोषणा जो हुई इसकी जी। जी पृष्ठभूमि को देखें तो मुझे लगता है कि ये वही पृष्ठभूमि है जो कि भगवत गीता की पृष्ठभूमि है। अंतर केवल क्या है कि ये डिक्लेरेशन तब हुए जब महाभारत हो चुका था, जी। और भगवत गीता महाभारत होने से पहले की है। जी जी। और एक मैं यहाँ पर विद्वान साथियों से यदि उनकी असहमति उसका स्वागत भी करूंगा। जी अक्सर भारत हुआ क्या है सर कि जब ये डिक्लेरेशन हुआ, ये आपको मालूम है कि 1945-46 में हो गए सब, तब जी। जी भारत जी बिल्कुल। स्वतंत्र भी नहीं था। और बिल्कुल। भारत की उस समय विश्व में कोई विशिष्ट पहचान थी ही नहीं, वो बिल्कुल तो ब्रिटिश राज्य के अधीन था। बिल्कुल। बिल्कुल। एक बात। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ सर, भगवत गीता से पहले क्योंकि भारत गुलाम था, तो भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर यदि आप देखें तो पहले इस्लाम ने और उसके बाद क्रिश्चियनिटी जी। ने, मैं हिंदू ओके। संस्कृति की शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूँ सर, जी सोच जी समझ के ठीक है। भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति की विविधता है वो सीधा सीधा टकराव था इस्लामिक और क्रिश्चियन मोनोलिथिक उससे। वहां पर तो एक पक्षी है, भारत में तो निगुण सरगुण भी हो सकते हैं। आप जो भगवान को नहीं मानते वो भी जी जी। भारतीय हो सकते हैं। और भारतीय शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ हिंदू की बजाय, क्योंकि भारत का अर्थ यही है कि जो ज्ञान की ओर, ज्ञान को प्राप्त करने के जी जी। रत रहे। तो इसलिए जो हमारा जो विविधता थी, और स्वाभाविक है कि प्रत्येक आप किसी भी धर्म शास्त्र को माने, किसी भी धर्म को माने, वो एक चीज है, लेकिन समाज में विकृतियां भी आती हैं। और मुझे इस बात को स्वीकारने में कोई झिझक नहीं है कि हमारा भारतीय जी समाज या हिंदू समाज जिसे आप कहें, उसमें अनेक विकृतियां भी आई। जी। और जी वो तो ठीक है। लेकिन वो विकृतियां जो है वो अपवाद थी, वो हमारा मूल मंत्र नहीं था, जिसको जी लेकर बिल्कुल सही। आप कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को दबाया गया या उसका विकृत रूप विश्व के जी। सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। जिसके ओके। कारण जब ये मानवाधिकारों की घोषणा हुई तो स्वाभाविक है
कि भारतीय संस्कृति के जो मूल मंत्र थे, जो मूल आधार थे, उनकी अनदेखी ही नहीं बल्कि उनका विरोध और उनकी उपेक्षा ही की गई थी। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ सर, यदि आप देखें जो भगवत गीता के संदर्भ में मैं कहना चाह रहा था, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया। उद्देश्य क्या था कि सारे विश्व एक हो। और जबकि हम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तो शब्द वो केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, वहां पर भगवत गीता तो हमारा कह सकते हैं एक आधार था, जिसमें मैं लाऊंगा सर आगे 2 मिनट बाद ही, कि केवल मानव ही नहीं है, जीव जंतु वनस्पति सभी हैं, क्योंकि सभी में भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्म हूं। तो यदि सब में ब्रह्म है, परमात्मा है, तो उसके आधार पर आप देखें तो पूरा विश्व एक होता है, जो कि मानवाधिकारों का आधार होना चाहिए था। लेकिन चूंकि जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में बताया कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था, तो उसके कारण ऐसे मानवाधिकार जो आज की आवश्यकता है वो इसमें नहीं आई। यदि वो भारतीय संस्कृति को लेते तो आते। उदाहरण के लिए पर्यावरण को ले लें, आप वनस्पति को ले लें। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है हमारा, तो उसने अपने भारतीय पक्ष से कौन से वैल्यूज को, कौन से मूल्यों को अपने में समाहित किया, उसने क्यों बिल्कुल वही का वही जो है वो स्वीकार कर लिया, उसका भारतीयकरण करना चाहिए था। ये चलिए ये देखते हैं। हाँ वो तो उसके लिए मैं एक क्योंकि हमारे हस्ताक्षर किए हमने, तो इसलिए वो बाइंडिंग हो जाता है हमारे ऊपर। और बस एक दो बातें मैं जरूर सर, बस 2 मिनट और ले रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको सर, कि अब रिसेंट पास्ट में हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने जब मानवाधिकारों की व्याख्या की है अलग अलग मामलों में, तो उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक आधारों को भी लिया है। जैसे सिर्फ 2 मिनट दे मुझे आप सर, 3 जजमेंट्स की बात बता देता हूँ मैं आपको। पुट्टू स्वामी के जो राइट टू प्राइवेसी था, तो उसमें संजय कौल जी ने उद्धृत किया और श्लोक क्या कहा, यदा यदि धर्मस्य ग्लानिरप परित्राणाय साधु नाम। तो ये सीधा सीधा मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि को देता है। इसी प्रकार से जो अभी रिसेंटली 1 अगस्त को 2024 को जजमेंट आया है वन व्यवस्था को लेकर, तो जस्टिस पंकज मित्तल ने भी इस बात को भगवत गीता को कोट किया है, और जस्टिस A.K. सीकरी ने ऋग्वेद को कोट किया है। तो ऐसे ही देवेंद्र सिंह वसी जी ने पंजाब में भी किया गया है। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे हमारी न्यायपालिका भी भारतीय सांस्कृतिक धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर व्याख्या कर रही है। मेरा केवल एक ही कहना है सर कि ये मानवाधिकार हैं, इनके ऊपर विवेचना कर सकते हैं। आवश्यकता क्या है कि हम इसी शब्दावली को अपनाते हुए भी भारतीय संस्कृति के आधार, उनके मूल मंत्रों के आधार पर इनकी व्याख्या की जा सकती है, जिसका बहुत सुंदर उदाहरण आपने स्वयं अपने व्याख्यान में दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है आपका, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलिए इस संवाद को और आगे बढ़ाते हैं। मैडम इंदु जी ने हाथ उठाया है, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अखिलेश जी इस सारे विषय पे जरूर अपनी टिप्पणी रखें। मतलब थोड़ा सा ये है कि संक्षेप में रखेंगे तो सभी बात अपनी रख सकेंगे, चर्चा को, संवाद को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जी इंदु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, और उसके बाद डॉक्टर अखिलेश के बाद डॉक्टर अक्षय चैतन्य जी। हाँ जी सर, सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज का जो ये मानव अधिकार का टॉपिक है वास्तव में बहुत विचारणीय है। इससे तो सभी मानव और सब जीव जुड़े हुए हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरा महाभारत जो हुआ है एक मानव अधिकार का ही एक बीजारोपण से शुरू हुआ था।
एक देखे तो उधर, अगर दूसरा है जो कृष्ण और जरासंध के अंदर हुआ, वो भी मानवाधिकार और आत्मसम्मान के लिए वो था। और इसके अलावा महाभारत के अंदर छोटे छोटे से वो अंश दे रखे, जैसे किरात अर्जुन वगैरह है, जिसमें अर्जुन ने संघर्ष किया। ये सब मानवाधिकार के ही तो प्रमाण है। इसमें और बहुत सी चीजें हैं। दूसरा, एक सामान्य दृष्टिकोण से जैसे देखा जाए तो या तो पशु पक्षी जीव जंतु सबका प्रति जागरूकता है। एक सामान्य दृष्टिकोण में स्त्रियां कितने तो वृक्षों को पूजती है अलग अलग धर्म के नाम पे, लेकिन ये सब मानव अधिकार है जो हमारी प्रकृति के प्रति भी है। मतलब खाली उसके लिए ही नहीं कि इंसानों के लिए। ये अपनी संस्कृति तो इतनी उदार है, जो पशुओं को भी पूजा करती है, वृक्षों की भी करती है, प्रकृति की करती है। प्रकृति का सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देखिए, सूर्य सृष्टि, वो जो उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य होता है, वो अभी छठ का गया है पर्व, ये एक हमारी प्रकृति की पूजा का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जीव कारुण्यम तो मानव इसमें भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा रहा है, और इसके अलावा इससे बड़ा उदाहरण किसी भी संस्कृति में शायद देखने को नहीं मिला होगा। और महाभारत इसका जीता जाता उदाहरण है। जी और जी जगह जगह जैसे अपन हितोपदेश देखते हैं, मित्र लाभ देखते हैं, उसमें भी अपने अधिकारों के लिए ज्ञान चर्चाएं चलिए, नीति शतक है, बहुत सारी चीजें हैं। चाणक्य तो अलग है, वो आर्थिक और मानवाधिकार दोनों का एक मिला जुला सा रूप है। वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन जैसे अभी हितोपदेश में भी इसके काफी संदेश दिए गए हैं। हाँ, मैं अपनी बात यही रखना चाहूंगी, बहुत विस्तार से भी। धन्यवाद सर, मतलब बहुत धन्यवाद मैडम। लेकिन ना देखिए, विषय ये है कि किस तरह से इस सारे को हम एक प्रारूप दें। एक इसका जब तक मॉडल नहीं बनाएंगे, मॉडल को अप्लाई करना नहीं बताएंगे, तो इस बात से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो लॉबीज काम करती हैं, एकेडमिक लॉबीज जिस तरह से काम करती हैं, वो इस बात को कभी इस बात की प्रशंसा नहीं करेंगे कि आपकी संस्कृति बड़ी महान थी। तो आपको जो है वो हर प्रश्न का उत्तर भी देना है, दूसरे को चुनौती भी देनी है और उसका विकल्प भी देना है। तो इतने से पर्याप्त नहीं है। लेकिन हाँ, पृष्ठभूमि बनाने के लिए ये आवश्यक है। जो सारी बातें आपने गिनाई हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनमें से हम विषय कैसे निकालें, मटेरियल कैसे निकालें, सामग्री कैसे। जी डॉक्टर अखिलेश जी, मैं चाहूंगा, डॉक्टर अखिलेश जी, इससे पहले कि आप बोलें, मैं चाहूंगा कि कभी हम लोग विचार करें, जैसे आपका ही ये विषय है कि जो आर्य समाज के 10 नियम हैं, वो विशुद्ध रूप से मुझे लगता है मानवाधिकार के आरंभिक प्रारूप को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कभी आर्य समाज के लोगों ने मानवाधिकार के साथ जोड़ करके उसको कभी देखा ही नहीं, कभी प्रस्तुत ही नहीं किया, कभी उसके आधार पर चुनौती ही नहीं दी। और मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद जो है वो सबसे बड़े मानवाधिकार के प्रवर्तक थे। लेकिन आर्य समाज के जो पूरा एक संगठन है, उसने क्यों नहीं कभी मानवाधिकार आर्य समाज के आधार पर प्रस्तुत किया, जबकि आर्य समाज स्वयं में, आर्य का मतलब ही मानवाधिकार की संस्कृति है। जी प्लीज। सभी विद्वानों को नमन। आपने आर्य समाज की बात की, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आर्य समाज की भी बात रखूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आजादी से पहले या आजादी के बाद हम लोगों का एक माइंड सेट निश्चित किया गया, वो अंग्रेजी पद्धति के आधार पर किया गया, वामपंथी पद्धति के आधार पर किया गया, जहां पर हर किसी बात का आरंभ करने के लिए किसी अंग्रेज विद्वान का नाम लेना बहुत आवश्यक रखा गया। क्योंकि वो ये काम हमारे 1947 में जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने किया, तो निश्चित तौर पे जो उनके अंडर में थे उन्होंने भी किया। फिर ये श्रृंखला लगातार चलती आई। ये एक पद्धति बन गई कि हम सब बातों का विकास, उद्भव पश्चिम की तरफ देखें। अभी कुछ दिन पहले ही एक समाजशास्त्री से मेरी बात हो रही थी, वो प्रोफेसर थे। मैंने उनसे कहा कि समाजशास्त्र कब से आरंभ हुआ, तो उन्होंने 13वीं शताब्दी से किसी अंग्रेज का नाम लेके कहा कि इन्होंने आरंभ किया। मैं इनकी हैरत है, महाराजा मनु ने
जो सरस्वती के प्रथम में मनुस्मृति लिख दी थी समाज के लिए, वो बेकार थी। आप इतिहास में भी चले जाएं तो जितनी भी पुस्तकें आप पढ़ेंगे उसमें ये कोशिश की जाएगी कि विटर्निस ने, बेवर ने, दूसरे ने, तीसरे ने ईसा से 1500 वर्ष पहले वेद की आरंभ जो है बताया। वो भारतीय दृष्टिकोण बताते ही नहीं है। एक मतलब ग्रेस की बात हो गई है, एक विद्वता इस बात में झलकने लगी है कि हम विदेशी किसी अंग्रेज विद्वान का नाम ले तो हमारी बात को सही समझा जाएगा। ये मानसिकता हमें बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। वो जो एक हर जगह होता है ना, फॉर इंग्लिश प्रेस वन, हिंदी के लिए 2 दबाए, तो ये जो मानसिकता है गुलामी की मानसिकता, ये छोड़नी पड़ेगी। अब मैं आता हूं वैदिक धर्म पे। आपने बहुत सही कहा कि महर्षि दयानंद समस्त मानवों को एक मानने के पक्षधर थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम कहा कि सभी मानव मात्र के लिए वेद ज्ञान है, और इसमें यजुर्वेद का मंत्र भी दिया, यथेमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। तो इसके अलावा भी उन्होंने और दूसरी बात करी, जैसे उन्होंने एक मंत्र सब लोगों के सामने रखा जो यजुर्वेद का है, मित्रस्य मां चक्षुमा सर्वाणि भूतानि समीक्षाम, मित्रस्य चक्षुमा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुमा समीक्षा महे। इसका अर्थ ये है कि हम मानव जीव मात्र के लिए, बल्कि इससे आगे बढ़ के भूत मात्र के लिए प्रेम की दृष्टि रखें और ऐसे कर्म करें कि वो भी हमारी तरफ प्रेम की दृष्टि रखे। कितनी बड़ी बात है। दूसरे मत संप्रदाय में तो ये कहा जाता है कि जो उनके मत संप्रदाय का नहीं है उसकी गर्दन काट दो, और धोखे से भी काट दो तो भी धर्म है। इसके अलावा जो संगठन सूत्र आर्य समाज में रखे जाते हैं, जो जिनका वचन अभी अभी आपने किया है, वो संगठन सूत्र जो है मानव मात्र के लिए है। सगच्छम सवद्यम संभो मनासी जायताम, या समानो मंत्र समिति समानी मन सह चित्तेशाम। मतलब जगह जगह ये बात लिखी गई है कि मानव मानव बराबर हैं और मानव ही एक दूसरे के अधिकारों का संरक्षण करे, ये आवश्यक है। अब जहां तक आर्य समाज की बात है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आर्य समाज जो 1947 तक था या उसके और 10-15 साल तक था, उसके बाद में मौलिक काम होने कम हो गए। उसका कारण ये रहा कि जो वर्तमान कांग्रेस है या उनकी जो नीतियां थी, उन्होंने आर्य समाज के जो आंदोलन है उनको दबाने का, कुचलने का काम किया। आपको याद होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में अधिकांश लोग जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया वो आर्य समाजी थे या आर्य समाज से प्रभावित थे या महर्षि दयानंद से प्रभावित थे। लेकिन वो मौलिक काम रुक गया है, इसका मुझे बहुत खेद है। और आपकी बात बहुत सही है, हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। हम आगे जो है बढ़ेंगे और जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे ले जाने के काम को और तेजी से आगे जो है बढ़ाएंगे। मेरे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता के बस की ये काम नहीं है, और दूसरे विद्वान भी आए और जो आप जैसे विद्वान लोगों ने प्लेटफॉर्म प्रस्तुत कर रखे हैं उनका उपयोग करें और इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करें। आपने मुझे समय दिया, इसका बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं जरूर ये चाहूंगा और आपसे मेरी अपेक्षा भी है कि आर्य समाज के जो 10 नियम हैं और जो मानवाधिकार है, इसका एक तुलनात्मक जो है वो पक्ष हमें जरूर उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि वो महर्षि दयानंद ने जो कह दिया है ना, और जो उन्होंने आर्य की परिकल्पना दी है, वो आर्य की परिकल्पना और कुछ नहीं है। वो आर्य समाज एक मानवाधिकार की संस्कृति वाला समाज है जी। और उसमें जो 10 नियमों में है कि भाई जो अपने लिए ठीक नहीं है वो दूसरे के लिए आप कैसे करोगे, और इन नियमों को हम ध्यान से दें तो बहुत रुचिकर बात बन सकती है। बिल्कुल, अगली एक चर्चा इसी पे जो है रख लेते हैं। हाँ, मैं जरूर रखूंगा आर्य समाज के ऊपर जब कभी आपको उचित लगे। हाँ जी, जरूर। जी। तो संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई और अपनी इच्छा से कहना चाहे। जी, एक सुझाव है मेरा
कि जी। जो आज का अभी चर्चा है इसको हम 10 दिसंबर को भी रख लें, इसका चलिए, आगे का जी, विस्तार जी, हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर अक्षय चैतन्य जी, और डॉक्टर अक्षय चैतन्य जी का मैं जो विषय है, जो मैंने उनकी वीडियो सुनी थी, वो थी चारवाक दर्शन पे। बड़ा प्रभावी और तर्कसंगत उन्होंने उसका विस्तार उसमें प्रस्तुत किया था, और निश्चित रूप से उनका जो विषय है, मैं ज़रूर उनको आमंत्रित करूँगा कि हम सभी के लिए वो चारवाक दर्शन पे एक विस्तार पूर्वक इस विषय को रखें। लेकिन उससे पहले आज के मानवाधिकार के ऊपर मैं चाहूँगा कि वो टिप्पणी अपनी हमारे साथ साझा करें। जी, डॉक्टर साहब। शिवास्य पंथा न संतु सर्वेभ्य नमो नमः। मानवाधिकार, जी हाँ, पाश्चात्य में जितने भी आंदोलन हुए इस बात को लेकर सब अधिकार केंद्रित थे, कर्तव्य केंद्रित शायद ही कोई था। शायद शब्द जानबूझ के प्रयुक्त हो रहा है, जबकि अपने यहाँ मानवाधिकार की बात जब हम लोग करते हैं वैदिक वांग्मय के परिप्रेक्ष्य में, तब अधिकार और कर्तव्य एक साथ मिले हुए हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे अभी आप अक्षय को सुन रहे हैं, अक्षय को आपने अधिकार दिया बोलने का, ठीक, तो सुनने का कर्तव्य, ठीक, अभी तक अक्षय औरों को सुन रहा था, उसका कर्तव्य। तो ये अधिकार कर्तव्य एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, गुथे हुए हैं, अलग अलग नहीं है। ये हमारी वैदिक वांग्मय की पहचान है, और ये 3 स्तर पर है। जी हाँ, अगर आप देखें तो मानवाधिकार को एक बार एक समझने की दृष्टि से अगर मार्क्सवाद से जोड़ दिया जाए, अगर जनवाद से जोड़े, मार्क्सवाद से जोड़े, या किसी से भी जोड़े, तो अपने यहाँ देखिए रामराज्य और मार्क्सवाद, भगवत गीता और मार्क्सवाद, और चार्वाक और मानवाधिकार, ठीक है, ये तीनों स्तर पर अपने यहाँ पहले से ही एक बना बनाया फॉर्मूला, बना बनाया हुआ मॉडल प्रस्तुत किया जा चुका है ऋषियों के द्वारा। दुर्भाग्य ये है, दुर्भाग्य शब्द भी हम जानबूझ के प्रयुक्त कर रहे हैं, अन्यथा ना लें, कि हम लोगों ने इसकी इस कदर अवहेलना कर दी कि गीता और मानस की तो हम लोग पूजा करके अपना काम निश्चित कर लेते हैं, और जब चार्वाक की बात आती है तो उसको मतलब जितने भी अपशब्द और जितने भी आते हैं हमें, हाँ, सब उस पर थोप देते हैं, भले वो राइट विंग के हो, लेफ्ट विंग के हो। ये नहीं सोच पाते कि जब कोई बात कह रहा है अगला, तो क्यों कह रहा है, कोई ऐसे तो नहीं कहेगा, है ना, उसकी कोई ना कोई तो आधार भूमि होनी चाहिए। और जब मंत्र दृष्टा ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त कोई दर्शन होता है, कोई विचारधारा होती है, तो जानी बात है वो वैदिक वांग्मय के पक्ष में ही होगी। अपने यहाँ एक असुविधा जरूर है भाई, अपने यहाँ लक्ष्यार्थ वाली भावना ज्यादा है। अब वो क्यों है, वही देखिए, उसका जवाब तो हमारे पास भी हो सकता है ना हो ठीक से। लक्ष्यार्थ प्रधान ज्यादा है, क्यों है, देखिए, अब ईसा मसीह को जब पूछा गया था कि आप इतनी मतलब उलझी हुई भाषा में बात क्यों करते हैं, जिसको आवश्यकता होगी वो मेरे पास आके पूछेगा। देखिए, इसमें भेदभाव नहीं है, ये है कि अगर आपको सुनना ही नहीं है अंदर से, तो क्या आप लिसन और हियर में जैसे अंतर होता है, वैसे अब हियर की और हम बात खत्म हो गई। जब लिसन की बात आती है, इसीलिए गीता में जगह जगह शृणु शब्द का प्रयोग जहां जहां हुआ है, तो क्या अर्जुन सुन नहीं रहा था क्या, अगला सुन रहा था, पर शृणु शब्द का जहां जहां प्रयुक्त हुआ है शब्द, वो एक विशेष बात की ओर इशारा किया गया, इसलिए शृणु शब्द है। तो अपने यहाँ जो भी बातें कही गई हैं वो लक्ष्यार्थ प्रधान इसलिए है कि अगर हम कह भी देंगे, बतला भी देंगे, तो अगले को मतलब नहीं है तो हम पर क्यों ध्यान देगा, सीधी सी बात है। और जिसको मतलब है वो खोद खोद के कुरेद के, जैसे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की जो भावना अपने यहाँ है, भारत के स्थापित 9 आस्तिक दर्शन, जी हाँ, मैं आस्तिक शब्द जानबूझ के प्रयुक्त कर रहा हूँ, ये 9 के 9 ही आस्तिक, क्योंकि अपने यहाँ अस्थि की भावना है भाई, अपने यहाँ अधिकार और कर्तव्य की भावना है, अपने यहाँ केवल एक की भावना नहीं, खाली मेरा कर्तव्य तुम्हारा अधिकार है, तो खाली मेरा अधिकार है तुम्हारा कर्तव्य, नहीं नहीं नहीं, अपने यहाँ तो वो भावना पहले से ही नहीं है, किसी भी ग्रंथ में अगर उठा के देख लें कहीं भी नहीं है। अपने यहाँ साफ कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहाँ तक कि गुरु शिष्य संवाद में भी कहा जाता है ओम सहना वक्तो सहनो भनु सह वीर्यम करवावै तेजस्विनावधीतु मा विद्विषावै। मतलब हमारे गुरु और शिष्य में भी कोई राग द्वेष न पनप पाए, इसकी प्रार्थना तक की जाती है। तो अपने यहाँ तो अधिकार कर्तव्य दोनों के लिए है। अपने यहाँ वो नहीं है कि भाई मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें हर बात मेरी आंख मूंद के माननी पड़ेगी,
नहीं, हम तो शंकराचार्य परंपरा से हम लोग शिक्षित दीक्षित है, वहां पर तो साफ बतलाया जाता है कि हम भी तुम्हारे आचार्य हैं, तुम्हारे सामने खड़े होकर कुछ पूछे तो तुमको पूछने का अधिकार है कि भले सम्मान के साथ पूछना है, वो एक अलग नियम है, पर तुमको पूछने का अधिकार ही नहीं। काम आंख मूंद के मान लोगे कि भाई हम तो कह रहे हैं, भाई हमारे गुरु जी कह रहे हैं, हमें तो मानना पड़ेगा, वेद वाक्य है। नहीं नहीं, ये बात ही नहीं। अपने यहाँ तो वेद भी खुद बोलता है, उपनिषद खुद बोलता है चिल्ला चिल्ला कर कि जो तुम्हारी बात, जो हमारी बात तुमको गले नहीं उतरे, समझ में नहीं है उसका, तुम बस अलग कर दो उस बात को। अपने तो क्योंकि अधिकार कर्तव्य, इसलिए अपने यहाँ मॉडल बना हुआ है। सुधीजनों, मॉडल की कमी नहीं है, बस कमी क्या है अन्यथा न ले, जो तार जोड़ते हैं ना, सर्किट जो जोड़ना है, वो सर्किट नहीं जुड़ पा रहा है, सर्किट नहीं जुड़ पा रहा है। इसलिए बाहर वाले जैसी भी इच्छा हो वो बस बोल के चल देते हैं, और हम लोग आपस में दो चार जने बस वो एक गोष्ठी में बात चर्चा करके वो चर्चा वहीं समाप्त हो जाती है। ये ना हो, ये ना हो। ऐसी कोई बात नहीं कि अपने यहाँ कोई कमी है, न वैचारिकता की कमी है, न शोध की कमी है, पर वो हो नहीं पाता है। वो आप लोग ज्यादा इसके बारे में जानकार हैं, आप लोग कदम उठाइए। ऐसी बात नहीं है कि समाज आपके साथ नहीं रहेगा, और न भी रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम इतनी तसल्ली रहेगी शरीर छोड़ते वक्त क्या हमने प्रयास किया था। जी, और तो भाई आप लोगों ने हमें मौका दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि किसी वक्त जो है वो चारबाग की चारू बाग से उसको लोकायत तक ले जाने में कैसे वो सारी व्यवस्था बनी, उस पे आप हमारे साथ जुड़ें और उसके ऊपर एक अभिभाषण हमारे साथ जरूर साझा करें। चलिए और थोड़ा सा अग्रसर होते हैं इस संवाद को। डॉक्टर इंद्रजीत भट्टाचार्य जी, सर अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आई विल लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस। Yes, sir. Yes, sir. Definitely, it is a very interesting presentation, and thank you so much for giving us so much of new insight and new ideas. Everything which I appreciate very much, and putting the words so appropriately. इसमें एक्चुअली मैं फिलोसॉफी का स्टूडेंट नहीं हूँ। संस्कृत से भी मेरा 8वीं तक का ही मेरा वो रहा, क्योंकि स्कूल में जैसा पढ़ाते थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम तो आप जानते ही हैं। आप चाह के जो सब्जेक्ट चाहेंगे वो आप मतलब नहीं कर सकते परस्यू, क्योंकि तब ऐसा ही था। अब थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। मेरा एक्चुअली जो मानव अधिकार रिलेटेड टॉपिक्स पे और विचारधाराओं पे मेरा जो ओपिनियन है वो मैं यही साझा करना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो वेस्टर्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जल्दबाजी में, मैं तो ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, हरीड, क्योंकि जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें भी मैंने ये देखा है कि जैसे तैसे करके इंडियन स्टेट को फॉर्म किया गया था, और इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश पार्टीशन के टाइम में दे वर इन हरी टू गेट रिड ऑफ दिस डिवीजन। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी जल्दबाजी में जैसे तैसे करके उन्होंने कहीं से ये उठाया। जैसे मैं बहुत रॉ बोलता हूँ और बहुत रॉ एग्जाम्पल भी लेता हूँ। जैसे किले में चार्ट बनाते हैं तो एक डिब्बे से ये उठाया, एक डब्बे से वो उठाया, एक डब्बे से ये उठाया, मिलके एक वो बना दी और वो आपको परोस दिया। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हम लोगों ने देखा, पढ़ा, और तो इसमें न्याय कभी हो ही नहीं पाएगा अगर हम इतने सारे कल्चर्स को लेके चलते हैं। तो बेसिकली जो अमेंडमेंट्स की तो जरूरत है ही, और ये अमेंडमेंट्स मानव अधिकारों को भी छुएगा। मानव अधिकारों को पॉलिटिकल चंगुल से बचाना पड़ेगा, बेसिकली उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ना हर इशू पे एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाता है। और उसमें आप खुद ही देख लीजिए, मैंने कई बार पेटा वालों को लिखा कि भाई आप
संक्रांति के टाइम में इतने इश्यूज उठाते हैं और ये पशु पक्षियों के उसको लेके, और आप बकरीद पे चुप हो जाते हैं। तो ये तो इसमें आप कुछ बोलिए। तो उनकी तरफ से फिर कोई जवाब ही नहीं आया। मैंने करीब 4 बार मैंने ये लिखा है, जबकि हमारे पुराने अगर शिलालेख हैं, मैं एपिग्राफिस्ट भी हूँ, तो शिलालेख, अशोक का एक शिलालेख ऐसा मिलता है कि एक पर्टिकुलर प्रांत जो उसका था, उसके मगध एक्सटेंशन का, वहाँ के निवासियों ने उनसे निवेदन किया था कि एक विशिष्ट जाति के हिरणों को ना मारा जाए। तो उन्होंने अपने शिलालेख जो वहाँ उन्होंने स्थापित किया, उसमें उन्होंने राजाज्ञा ही लगा दी कि भाई आप यहाँ पे शिकार अवैध है, शिकार नहीं कर सकते। तो यहाँ तक के इनिशिएटिव्स तब तक लिए जाते थे। तो ये चीजें जब शुरू से चली आ रही हैं हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में इतना कुछ भी दिया हुआ है, तो एक्चुअली उसके हिसाब से, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए मेरे ख्याल विचार से, वो एबोरिजिनल्स के दृष्टिकोण से होने चाहिए, ना कि आताताइयों के दृष्टिकोण से। मेरा इतना सा ही कहना है बेसिक। जी, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही विषय चुना है, और इस विषय को हम सैटरडे को टेकअप करेंगे कि व्हाट इज भारतीय एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा, आज का ये विषय लेने के बाद। तो लेकिन धन्यवाद, आपकी बात का मैं समर्थन भी करता हूँ और सहमत हूँ। इसके बाद जी, डॉक्टर मोहनलाल जी और सुदर्शन जी, या मैडम कला जी, या डॉक्टर सुमन जी, जो भी आप में से अपनी बात रखना चाहे, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर प्रदीप जी भी, एनी वन ऑफ यू। जी, मेजर सुदर्शन जी, सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है सर आपने, एंड आई रियली थैंक यू कि आपने कल सभी ग्रुप्स में इंडिविजुअली भी यूएन राइट्स के बारे में भेज दिया था एक डॉक्यूमेंट, कि एक बार सब उसको नज़र डाल लें और प्रिपेयर रहे आज की चर्चा के लिए। जो 5 प्रश्न सर आपने रखे इसमें सामने, उसमें मेरा ये व्यू है कि सर आप एक बार वो स्लाइड अगर पीछे ले लेंगे तो आसानी होगी। आप म्यूट हैं सर, कुछ कह रहे हैं शायद आप। जी जी, मैं ले आया इसको, मेन स्लाइड को। जी सर। तो इसमें पहला प्रश्न तो ये सर जो आपने रखा कि इंडियन एजुकेशनिस्ट हैव एनी वर्ड और कंसेप्ट रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स दैट इज सुटेबल फॉर द एनवायरनमेंट एंड रियलिटी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक शब्द जो अभी G20 में जिसने बहुत उसको पॉपुलराइज भी किया और उसको वापस से मेन स्पेस दिया, वसुधैव कुटुंबकम। ये एक फिलॉसफी, द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज, एंड पूरे विश्व की एक परिवार की तरह कल्पना करना, एक कुटुंब की तरह कल्पना करना, ये भारतीय दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है शुरू से, और तब से रहा है जब शायद बाकी की सिविलाइजेशंस प्रॉस्पर की भी नहीं थी, जब बाकी के रिलीजियंस ओरिजिनेट हुए भी नहीं थे, उससे पहले ही ये एक की टेनेट रहा है भारतीय दर्शन का। तो वो अपने आप में ही दर्शाता है कि मतलब हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, और जो ह्यूमन राइट्स का उदय UNHRC का, जैसे आपने भी बताया, कि वो शुरू हो रहा है हॉलोकास्ट के बाद से, वो शुरू हो रहा है आउट ऑफ स्लेवरी से निकल करके आ रहा है, उसकी मूल जड़ जो है वो स्लेवरी से रिलेटेड है, और इसलिए वो काफी विकृत स्वरूप में निकल करके आ रहा है। इसलिए जब ये कंसेप्ट थे भी नहीं, मैं उससे भी और थोड़ा सेकंड स्टेज पे लेकर के जा रहा हूँ कि पहले तो वासुदेव कुटुंबकम हो गया, सेकंड नंबर पर मैं एग्जांपल देता हूँ महाभारत का, कि महाभारत एक युद्ध था जिसको आप कह सकते हैं कि टू एस्टैब्लिश राइट
ऑन द किंग्स राइट या प्रॉपर्टी राइट कह सकते हैं आप, अगर उसको बहुत साधारण भाषा में उसको करना चाहें तो। उसमें विमेन राइट भी इन्वॉल्व था, उसमें ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व थे, उसमें प्रॉपर्टी राइट्स भी इन्वॉल्व थे। तो मतलब इट वाज अ बंडल ऑफ राइट्स जिनके लिए महाभारत का युद्ध हुआ। जी। और उस युद्ध के नियम थे, उस युद्ध के नियम थे कि सवेरे जब शंखनाद होगा उसके बाद से शुरू होगा, शंखनाद हो जाएगा, शाम के बाद में कोई हथियार नहीं रखेगा। बड़े एक्सटेंसिव रूल्स के साथ में वो लड़ा गया। ये शो करता है कि राइट्स के लिए लड़ाई भी एक तरीके से लड़ी जाएगी, और उसको भी, उसमें भी सैनिक टू सैनिक एक युद्ध के दौरान भी, और जिसमें हमने देखा कि थोड़े कंट्रोवर्सीज भी आई उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एक नियम था, उसके अंदर एक मर्यादा थी जिसमें रह करके युद्ध लड़ा गया। इससे रिलेटेड जिनीवा कन्वेंशन, सोल्जर राइट्स, राइट्स ऑफ कॉमन पॉपुलेशन, विमेन एंड चिल्ड्रन, ये तो बहुत ज्यादा बाद में आकर के को हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो एक ऐसा समाज जो कि युद्ध में भी मर्यादा रखता हो, मुझे लगता है दिस इज द एपिटोम ऑफ ह्यूमन राइट्स। इससे ज्यादा मतलब और मुझे कोई नजर नहीं आता कि इससे ऊंचा कोई स्टैंडर्ड हो सकता है ह्यूमन राइट्स के लिए। तीसरी बात कि वेस्टर्न व्यू जो है ह्यूमन राइट्स का, वो इन्फ्लुएंस्ड है जॉन ऑस्टिन और जेरेमी बेंथन, ये दो उनके पॉजिटिविस्ट लॉ के फिलोसफर हुए, जो जिनसे काफी लॉ पूरी की पूरी, और लॉ से ही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस लॉ से ही ये राइट्स का पूरा कंसेप्ट जो है वो निकल करके आता है। वो पॉजिटिविस्ट लॉ की तरफ इन्होंने उसका बेस रखा, जो कि कमांड और मतलब लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन करके ऐसा उन्होंने बोला। कहने का मतलब जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो तय करेगा कि दूसरे के राइट्स कितने होंगे और कब तक होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसलिए उसने स्टेट को ये पावर दी कि ह्यूमन राइट्स भी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स भी ग्रांट किए जाएंगे कि स्टेट ये राइट्स दे रहा है आपको। और हमने देखा कि बीच बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस हुए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स उसमें से निकाल करके, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी, उसको निकाल करके फंडामेंटल राइट से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया उसको। और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी जब इमरजेंसी का एक दौर आया तो उसके ऊपर भी अंकुश लगा दिया गया, डार्क चैप्टर ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमने ये देखा कि वो डिराइव करते हैं सिर्फ पावर के थ्रू, कि कितनी पावर दी जाएगी। जबकि आपने जो एक और बीच में स्लाइड दिखाई कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और किस तरह से एक ह्यूमन किस तरह से फुल्ली डेवलप कर सकता है अपने आप को, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, सोशली, जो मूलभूत आधार जिसको हम लेकर के चल रहे हैं यूएनएचआरसी के अंदर। तो वो यहाँ से डिराइव कर रहा है बेसिकली कंसेप्ट। और ये अभी भी बहुत बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है, क्योंकि आज की डेट में भी इनकी प्रासंगिकता अगर देखी जाए, वॉर्स चल रहे हैं अभी भी, उन वॉर्स के अंदर ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है, आम पॉपुलेशन का क्या हो रहा है जो इम्पैक्टेड हैं वॉर से, इतने मास इमिग्रेशन जो हो जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, और कंट्रीज के बीच में क्या वो ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबल हैं। तो अपनी अपनी लॉज लेकर के उसके बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। मुझे लगता है कि इसमें भारतीय दर्शन एक बहुत गहरा चिंतन इसमें भारतीय दर्शन का है, और उसको हमको लेवरेज करना चाहिए। एक ये बड़ी पॉसिबिलिटी है सर, और ये काफी मतलब विस्तृत विषय है, बट मुझे लगता है कि बाकी जो स्पीकर्स हैं एमिनेंट, उनको भी हम सुनना चाहेंगे इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे समय और मौका। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सुदर्शन जी, और वाकई आपने बिल्कुल सही बात कही है। और पूर्व पक्ष के रूप में मेरा ये बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स केवल और केवल ट्रेड के लिए विकसित किए गए हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए हैं, क्योंकि अदरवाइज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के लिए या एग्रीकल्चर बेस्ड कल्चर के लिए इन राइट्स का क्या मतलब है? आप फ्रीडम इसलिए नहीं दे रहे कि भाई आप चाहें जैसा चाहें कर लें, आप सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको फ्रीडम, लेकिन नाम आपने ह्यूमैनिटी का रख लिया है, चेहरा ह्यूमैनिटी का लगा लिया है। अदरवाइज इन ह्यूमन राइट्स में ह्यूमैनिटी का कोई कंसर्न मुझे नहीं दिखाई देता। ये पूर्व पक्ष के रूप में रख रहा हूँ, लेकिन
सर मैं जी एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूँ जो अभी आपने मेंशन किया कि ये इकोनॉमिक जी उससे निकल करके आए। एक एपिटोम हमने देखा महाभारत के उसमें, एक दूसरा एपिटोम में जी पर्सनल राइट्स का देना चाहता हूँ और मेंशन करना चाहता हूँ कि भारतीय परंपरा में समाधि का बड़ा महत्व रहा है कि दैट इज जी द मतलब फाइनल स्टेज अ मैन और अ पर्सन कैन रीच। जी जी इसमें जैन समुदाय के अंदर एक परंपरा है जिसको हम संथारा की परंपरा से जानते हैं, जिसमें हाँ हाँ हाँ, कि वो बिल्कुल समाधि लगा जी करके और हाँ खाना देह पीना त्याग छोड़ करके और विलीन हो जाते हैं, जिसको अगर दूसरे जी शब्दों में देखा जाए तो दिस इज नॉट ओनली अ राइट टू लिव बट इट इज ऑल्सो अ राइट टू डाई, डाई इन अ जी जी डिग्निफाइड वे। मुझे लगता है जी कि जी उस लेवल की सोच तो है ही नहीं, जबकि वेस्टर्न मतलब बिल्कुल फिलॉसफी आईपीसी के अंदर कुछ सालों पहले तक सुसाइड वाज ए क्राइम। मतलब जैसा आपने टाइम कहा पे ना कि इट इज ए बॉन्डेड लेबर बेसिकली, दैट यू कैन नॉट जी इवन डिसाइड टू हैव यू नो गिव अवे योर लाइफ, वो बिल्कुल एक क्राइम था। अब जाके उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। तो ये आपने जो जी जी बोला उससे बिल्कुल रिलेटेड कि पर्सनल राइट्स का भी एक हाँ बड़ा महत्व। जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर डॉक्टर मोहनलाल जी, डॉक्टर चंदन जी, डॉक्टर रूपिका, अगर आप लोग कुछ कहना चाहें और साथ में कोई और अपनी बात रखना चाहे तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। मिसेस मिस कला जी, अगर आप मैडम कुछ कहना चाहें तो। जी रविंद्र जी, उसके बाद अनम्यूट कर लीजिए रविंद्र जी अपने को। हाँ चलिए Namaskar, पहले everybody. Not too much, but I think the way all our scriptures have been written is they reach the ultimate, level of where a human being can be. It's not just the Mahabharata. If we look at the यस Ramayana, also that is the case, and यस the rights also include the level of what any being is capable of reaching. In the sense, for example, if you look at the war that Sri Ramji had waged against Ravana, you look at how he treated a squirrel यस versus how he treated. So every being was treated according to the capacity that they were capable of. So I think Indian culture and Indian heritage, Indian scriptures is all about the ultimate that a man can reach, which is why I think we are still a nation of seekers, right? We don't really have to go down राइट to the level of regular human rights the way the West is still talking about, because the West is not even developed to the way that uh, our जी rishis जी were capable of thinking. So I not too much to add, but that was my thought. जी 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 आई डू endorse your views fully and that is the truth also। और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक वेस्ट जो है वो सर्वाइवल के लेवल से ऊपर नहीं उठ पाया है। मतलब मैं जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, तो अभी तो वो सीकिंग और उस लेवल पे जाना और एस्थेटिक लिविंग पे जाना तो उनके लिए अभी बहुत उनको रास्ता तय करना पड़ेगा। आप ये Exactly. देखिए कि लास्ट स्लाइड जो मैं शेयर कर रहा था, देखिए कि एक कबूतर के लिए जो है राजा शिवी एक कबूतर के लिए न्याय देते हुए अपने उसके अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जीवन का वो जो है वो देह त्याग कर रहे हैं। ये कहानी बड़ी है पॉपुलर कहानी है, किसी भी संस्कृतज्ञ को पता होगी अगर भारतीय परंपरा में आपकी रुचि है। लेकिन इन कहानियों को हमने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और दूसरी सिद्धार्थ और हंस देवदत्त की जो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी बचपन में कहीं न कहीं या शायद कहीं गलती से पढ़ाई गई होगी किसी क्लास में, तो वहाँ पे भी वो ह्यूमन राइट्स की और एनिमल राइट्स की इन सब बातों को आप देख सकते हैं। और आप ये देखें, एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं साझा करना चाहता हूँ कि जिन पदार्थों को, जिन विषयों को 1 सेकंड, ये जो आप मंत्र पढ़ते हैं, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां, ये क्या है? कि ये एक ऐसी सोसाइटी के चर्चा है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि एक ह्यूमन राइट्स की ऐसी कल्चर डेवलप हो, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ना हो। सोसाइटी ही अपने आप में इतनी डेवलप हो जाए कि आपको ये जो अधिकारों की बात करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकार की बात करना ही आपके स्तर को बता देता है कि भई
मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है। और दूसरी ओर आप अपने मंदिरों में देखें क्या मिलता है। वो क्या कह रहे हैं कि धर्म की जय हो और धर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब इससे बड़ा जो मॉडल है ह्यूमन राइट्स का, वो आपको कहाँ मिलने लगा है? कि धर्म जो है वो ऑल इंक्लूसिव है, और अधर्म का जो है वो नाश हो, धर्म की स्थापना हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना रहे। तो क्यों नहीं हम इन चीज़ों को अभी सामने ला पाए, और क्यों नहीं हम इन सब बातों की स्थापना कर पाए? इसके आधार पर हम मॉडल डिज़ाइन कर लेते। हमारा जो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो इन चीज़ों को कभी प्रमोट ही नहीं कर पाया। क्योंकि जब मैंने एक बार 2 बार प्रेज़ेंटेशन दी है हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन में और बाकी जगह पे, तो वो उनको लगता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन वो प्रमोट नहीं कर सकते। ये उन जज का कमेंट था। तो बड़ी अजीब बातें हैं, लेकिन चलिए रुचिकर है। जी, रविंद्र जी, आप अपनी बात रखें और फिर इस चर्चा को विश्राम देंगे। अनम्यूट कर लीजिए अपने को। मैंने कर लिया, मैंने शायद अनम्यूट हो गया हूँ। सुनाई दे रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर, जो आपने शुरुआत किया था ना, और कुछ वक्ताओं ने भी कही है बात, क्या जो मानवाधिकारों की हम बात कर रहे हैं जी, क्या लागू हो पाएंगे? पहला प्रश्न। जी जी, क्यों नहीं हो पाए, ये विचारणीय प्रश्न है। जी, वास्तव में हुआ क्या है, कहने के लिए तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है जी। क्या इसमें सभी राष्ट्रों की भागीदारी थी? उत्तर है नहीं, नंबर 1। दूसरा, इसको जो प्रमोट करने वाले या उस समय अडॉप्ट करने में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, जैसा कि आपने कहा, 2 संस्कृतियों की बात की आपने, एक इंडस्ट्रियल और एक एग्रीकल्चर। यही मूलभूत अंतर है। जब आप कृषि प्रधान संस्कृति की बात करते हैं, तो कृषि का सीधा संबंध आप लगाते प्रकृति से है। प्रकृति का अर्थ क्या, यदि आप भारतीय संस्कृति में कहें, परमात्मा से, ब्रह्म से कह सकते हैं। तो जहां पर आपको आपका सोच का दायरा एक अलग हो जाएगा, जबकि इसके विपरीत जो इंडस्ट्रियल है, वहां पर आपका प्रकृति से संबंध नहीं होता, वहां आपका संबंध यंत्रीकरण से हो जाता है, मशीनीकरण से हो जाता है, और जो आपको स्वभावतया प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाता है। और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड सोच जो है, आप देखिए, इस समय उस समय भी था और आज भी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बात तो की गई विश्व शांति की, लेकिन विश्व शांति को लाने के लिए उपाय क्या किए गए? होलोकॉस्ट क्या था? अणुबम फेंका गया। लेकिन उसके बाद अणुबम बनाने बंद नहीं हुए, अणुबमों को विस्तार दिया गया, और अब तो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक आ रहे हैं। एक और तो आप युद्ध का सामान तैयार कर रहे हैं, एक और आप अस्त्र शस्त्रों का आयात निर्यात कर रहे हैं। गरीब देशों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करें या आयात करें, जिसका फायदा डेवलप्ड कंट्रीज को होगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो आपने कहा ना, ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण है का अंतर है, इसको भी समझना होगा। क्यों नहीं लागू हो रहे हैं आज? बड़ा अजीब सा मुझे लगता है अनेक बार कि जितना भी हो रहा है इस समय, किस देश में आप बताइए हो रहा है? इसके जो प्रोपोनेंट थे, क्या रेशियलिज्म अमेरिका में नहीं है? आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पाई? इक्वलिटी की आप बात करते हैं, क्या लॉ मेकर्स में हमने वीमेन को अधिकार दिए? क्या आपने गरीबों के लिए किया? जबकि आपने जैसे खुद ही बताया कि हमारे यहाँ तो क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम तमसि। देखिए, सारा कुछ आप मेरे में जितनी बातें इस मूल अधिकारों में कही गई हैं, आदर्शात्मक रूप से मैं कहूंगा
वे सभी हमारे भारतीय दर्शन में तो पहले से हैं, लेकिन उनको लागू करना संभव क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम एक राष्ट्र के रूप में उतने सशक्त नहीं रहे, और जो सशक्त राष्ट्र रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड होंगे तो वो प्रॉफिट मेकिंग होगा, प्रॉफिट मेकिंग से फिर एक्सप्लॉयटेशन होगा, और ये एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन की स्टेज पर देखें आप यदि परिस्थितियों में, तो इन मानवाधिकारों का क्या अर्थ रह गया है? बिल्कुल, ये केवल एक छोटे एक दो उदाहरण दे रहा हूँ सर मैं आपको, रिसेंट दे रहा हूँ, इसको कट्टरवादी ना माने। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, इसके प्रति लोगों की जो सोच है राष्ट्रों की, क्योंकि मेरी और आपकी सोच का तो कोई अर्थ नहीं है, जो भारत सरकार के अन्य राष्ट्रों की है। गाजा के ऊपर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आप लेंगे ना आधार किसी बात का समर्थन या विरोध, तब आप मानवाधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते। और ये दुर्भाग्य है कि जब से इनकी घोषणा हुई है, इनको लागू कम किया गया है, इनका उल्लंघन ज्यादा किया गया है, और उल्लंघन करने वाले को शीत युद्ध के कारण और उसके बाद भी वीटो पावर वाले देशों ने उल्लंघन करने वाले का अपने दृष्टिकोण से पक्ष या विपक्ष लेकर उसको फ्री कर दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब तक आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना को नहीं लाएंगे एक विदेश नीति की या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तब तक मैं समझता हूँ कि मानव की बात करना गलत है। हम जो है बटे हुए हैं राष्ट्रों के आधार पर, राष्ट्रीयताओं के आधार पर, और फिर राष्ट्र में हम उसके बाद फिर और विभाजित हो रहे हैं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, सभी देशों में आप देखेंगे विभाजित मानव समाज में, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, विभाजित मानव समाज में कभी भी मानवाधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल धन्यवाद। चलिए, आज की चर्चा को पूर्ण करने से पहले, यहीं विश्राम देने से पहले, एक बार डॉक्टर इंदु जी ने हाथ उठाया है। डॉक्टर रूपिका जी, अगर आप कुछ कहना चाहें, या चंदन गुप्ता जी, डॉक्टर जी, सुमन जी, कोई आप में से कोई अपनी बात कहना चाहे? जी। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि मानवाधिकार की अपन बात करते हैं, विदेशी मानवाधिकारों को, उनके कानून को ज्यादा अच्छा मानते हैं। जब भारत में जलियांवाला कांड हुआ था, तब उनके ही कानून थे जिन्होंने नरसंहार किया था, ये भारतीय कानून नहीं था। तो ये ऐसे मानवाधिकार को हम कैसे मान सकते हैं? आज भी वहां पर उनके निशानियां मिल जाएगी, और देशों को इन्होंने गुलाम बनाकर जो इन्होंने अपना कानून बनवाया, उसको हम कैसे आधार मान सकते हैं? कितना मानव का शोषण हुआ है उसके अंदर। और हमारी संस्कृति के अंदर संस्कार ऐसे घुले मिले हैं कि हम उनको अलग भी नहीं कर सकते, जीवन पद्धति में मिले हुए हैं, उसको निकाल नहीं सकते, वो हमारी आदतों में मिले हुए हैं। आप मंदिर की बात करें तो वहां पे आपको शस्त्र भी मिलते हैं और पशु भी मिलते हैं, जो उनके वाहन हैं, जो हमें दोनों सीख देते हैं। लेकिन हमें जो शिक्षा नीति बनाई गई विदेशियों द्वारा, पंगु जैसी बना दी कि आप अपने अधिकारों के लिए बोलो मत, और बस आप टेबल वर्क करते जाओ। और जो प्रतिभा से जो हमें कार्य मिल रहे थे आपस में, कि अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपनी जाति वर्ग सब बना हुआ था, और पूरा तरीके से अधिकार उसमें विभाजित थे, वो अधिकार तो सारे खत्म कर दिए, नया शासन चला दिया, नई नीतियां चला दी, उसमें कमियां निकाल दी लाखों। लेकिन ये सब तो, इनकी तो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन जो मोटे मोटे उदाहरण है विदेशी नीतियों के, मानवाधिकार के, वो तो जीते जागते प्रमाण है कि कैसे उन्होंने अपने देश को छलनी किया है, और उस कानून को अपन मान रहे हैं, वो भी गलत है। जी धन्यवाद, मैं यही कहूंगी। धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद मैम। किसी और का कोई टिप्पणी या कोई इस पे कुछ और वक्तव्य हो तो कह लें, नहीं तो धन्यवाद के साथ आज इस चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। जी सुदर्शन जी। सर, एक बस लास्ट पॉइंट मैं कहना चाह रहा था इसमें,
जो अभी इंदु मैम ने कहा उससे मुझे स्ट्राइक हुआ। हमने पिछली बार भी जब चर्चा की थी तो हमने हिंदू हॉलोकास्ट के ऊपर चर्चा हुई थी बीच में आकर के, और जी। वो ये दर्शाता है कि इतना बड़ा इवेंट होने के बावजूद भी यूएनएचआरसी जो है वो इस पूरे मुद्दे के ऊपर उसका व्यू बहुत ही फ्लूइड रहा है शुरू से। बिल्कुल। और जरूरत है कि मानवाधिकार को अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू करना है तो उसके लिए ये, यदि ज्यूज हॉलोकास्ट एक था जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वो बनाने पर मजबूर हुए, तो अब एक बिल्कुल। हिंदू हॉलोकास्ट जो लंबे समय से हुआ भारत में, उसके बाद अभी जरूरी हो गया है कि उसको भारतीय दर्शन के तरह अनुरूप उसको देखा जाए और उसको चेंज किया जाए। बिल्कुल। और एक और पॉइंट था सर इसमें जो अभी मैं अपने दिमाग से मुझे स्किप हो रहा है, लेकिन मेन ये कि मुझे लगता है कि इसको चेंज करने की जरूरत है। और एक दूसरा जो एग्जांपल मैं देना चाहता था कि ह्यूमन राइट्स में मेल्स और फीमेल्स के राइट बराबर होने चाहिए, ये हम सभी मानते हैं इस बात को। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक उसमें आजादी हो सिर्फ एक सिंगल मैरिज की, और दूसरी तरफ जो है आजादी हो पॉलीगैमी की, और क्या उसमें मतलब विमेन के राइट्स वायलेट नहीं होते हैं? शी ऑल्सो हैज राइट कि शी शुड हैव अनडिवाइडेड अटेंशन एंड अनडिवाइडेड लव ऑफ हिज हस्बैंड, ऑफ हर हस्बैंड, एंड उसको भी एक ही मतलब पुरुष मिलने का अधिकार हो, ना कि वो डिवाइडेड हो उसको। तो मुझे लगता है कि इसमें इस तरह के इश्यूज भी आते हैं कि एक कॉमन सिविल कोड और जो है डिफरेंट पर्सनल लॉज जो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, जो ब्रीच करती हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स को, उसके ऊपर भी नजर डालने की कोशिश करनी चाहिए, जिस पर कि यूएन ह्यूमन राइट्स जो है वो अभी तक साइलेंट है। और विमेन राइट्स तो एक पूरा मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ा अध्याय है, जिसके लिए दे कैन लर्न इट फ्रॉम इंडिया, कि उनके वेस्टर्न वर्ल्ड में तो विच हंटिंग होती रही है अभी पिछले 300-400 सालों तो पहले तक। तो मुझे लगता है कि बड़ा सेंसिटिव और बड़ा गंभीर विषय है, और मैं जितना अभी इस पे चाहें तो इस पे एक और वो हो सकता है कि इसके इतने सारे आयाम हैं जिसके ऊपर हमें करना चाहिए, लेकिन विमेन राइट्स और हिंदू हॉलोकास्ट इसकी एक सेंट्रल थीम होनी चाहिए, जो कि इसकी जो इसको लीड करे पूरा इंडियनाइजेशन को। मेरा ऐसा मानना है सर। नहीं, बिल्कुल सही है, और इस पे चर्चा करेंगे। ये जो देखिए 3 शब्द हैं, वुमेन है, औरत है और स्त्री है। वुमेन और औरत जो हैं ये एक कैटेगरी के शब्द हैं, और जो स्त्री है वो इन दोनों से नितांत एक भिन्न शब्द है। तो वुमेन जो है जब उस पे हम चर्चा करेंगे तो, और औरत पे, तो आप देख पाएँगे कि वो क्यों इस तरह से उसको दूसरे दर्जे का रूप दिया गया है। आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में वुमन शब्द का कोई अर्थ नहीं मिलने वाला। वुमन के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास, हालाँकि स्त्री के लिए 342 शब्द हैं यहाँ पे। तो इस सारे बात को हम लेंगे, ज़रूर लेंगे, और हिंदू हॉलोकॉस्ट पे अभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक तो अभी कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड है, उस पे 1-2 लेक्चर्स अभी शेष रहते हैं, उनको हम कर लें। इस सैटरडे हमारा मिस करना पड़ा किसी कारणवश, लेकिन उसको हम लेंगे। तो चलिए आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। सर 2 मिनट देंगे आप मेरे को? जी। अभी जो मित्र ने कहा उसके बारे में, उस संदर्भ में मैं कहना चाह रहा था, जो आर्टिकल 25 है मानवाधिकारों का, वो क्या कहता है? मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आगे की बात बड़ी विचारणीय। ऑल चिल्ड्रन वेदर बोर्न इन और आउट ऑफ वेडलॉक शैल एंजॉय द सेम सोशल प्रोटेक्शन। यहीं पर गड़बड़ है सर भारतीय संस्कृति की, और दुर्भाग्य ये है कि जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है इस मानवाधिकार के कारण, क्योंकि वी आर द सिग्नेटरी ऑफ दिस। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जो मित्र ने कहा बहुत अच्छी बात है, ह्यूमन राइट्स की जो बात आती है, तो जो बच्चे आउट ऑफ वेडलॉक का अर्थ क्या है?
जी जी। ये भारतीय संस्कृति के मूलभूत मूल्यों के विपरीत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर विवाह जो है, विवाह नहीं है सर, वो विवाह बंधन है, वो पानी ग्रहण है, वो समझौता नहीं है, वो कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि तलाक हो गया तो इतनी मेरे को वो दे देंगे या वो दे देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वीमेन राइट्स के ऊपर हम बात करें ना, जैसा मित्र ने बहुत अच्छी बात है, तो इस संदर्भ में मैं सिर्फ आपका ध्यान इस आर्टिकल की ओर दिलवाना चाह रहा था कि जिसके कारण समाज में वासनात्मक प्रवृत्तियों को जन्म ही नहीं मिल रहा, उसका विकास हो रहा है, और जिसके कारण मेरा ये भी मानना है कि जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो बढ़ रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है। जी जी जी। तो इस ओर भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। जी, जरूर इस इशू को ले लेंगे जब हम औरत, वुमेन और स्त्री पे चर्चा करेंगे। इनके अर्थों को भी समझेंगे और देखेंगे कि इनके साथ जो व्यवहार है उसके पीछे के कारण क्या है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं हम विश्राम देते हैं, और इस आज का जो ये संवाद था, इसके लिए विशेष रूप से मैडम प्रियंका जी का, जो जीएमएन कॉलेज में हेड हैं संस्कृत विभाग की, उनका धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने वो सर्टिफिकेट्स जो हैं उसका लिंक शेयर किया है, उसको आप भर सकते हैं। और अगली चर्चा जो है हम पुनः मिलेंगे शनिवार को 10:30 बजे, और उसमें जो चर्चा का विषय रहेगा, व्हाट इज भारतीय इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन संविधान में भारतीय क्या है या भारतीय तत्व कौन से हैं, या उसमें भारतीय होने का क्या अर्थ है, उस सारे विषय को हम इसी तरह से देखेंगे। लेकिन उसमें हमने एक विशेष व्यक्ति जो हाईकोर्ट के लॉयर हैं उनको सादर आमंत्रित किया है, वो इस विषय के ऊपर विस्तार पूर्वक बात करेंगे और फिर हम संवाद को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की चर्चा में, आज की परिचर्चा में, संवाद में आप लोगों ने जो सहयोग किया है, अपने विभिन्न दृष्टिकोणों से इस सारे विषय के ऊपर जो आपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उनके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से इसका एक भाग 2 हमें थोड़ा-सा फिर दोबारा करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, भारतीय जो उसका दृष्टिकोण है, भारतीय जो प्रारूप बनता है, उसको हम ठीक से समझने का प्रयास करें, और उसको कैसे उसकी कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे उसको विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उस सारे विषय को भी हम देखेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। सैटरडे को फिर मिलेंगे, शनिवार को दोबारा। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया।